गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट पेपर में अवधारणाओं के अध्ययन में हम सामाजिक समूह की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। समूह क्या है, समूह का अर्थ, समूह की परिभाषाएं, समूह की विशेषताएं, समूह के प्रकार, इन सब चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। समूह मानव के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है बल्कि निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता है। समूहों के माध्यम से व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूहों से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की साधारणतः कल्पना भी नहीं की जा सकती। विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम से आदिम समाजों में और यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है। समूहों के माध्यम से एक पीढ़ी के विचारों तथा अनुभवों को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। साधारणतः समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है, जिसमें परिवार, भीड़, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वास्तव में विभिन्न प्रकार के समूहों से सामाजिक संरचना का जटिल प्रतिमान बनता है। मनुष्य के लिए समूह से पृथक रहना संभव नहीं है। हम सभी किसी न किसी प्रकार के समूह में रहते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, ग्राम, नगर, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह। इनमें से हम किसी न किसी के सदस्य अवश्य होते हैं। जैविक आधार पर हम विभिन्न आयु समूहों तथा लिंग के आधार पर पुरुष या स्त्री समूह के सदस्य हैं। इसी प्रकार डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, व्यापारी, मजदूर, साहित्यकार अथवा कलाकार के रूप में भी हम किसी न किसी समूह के सदस्य हैं। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। तो समूह क्या है, समूह का अर्थ क्या है? तो सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है, व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एंड पेज ने अपनी कृति सोसाइटी में लिखा है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। इन विद्वानों ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को तो आवश्यक माना है, परंतु संबंधों की सीमा अथवा मात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया। इन परिभाषाओं के आधार पर तो अपरिचित व्यक्ति जब प्रथम बार एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तो समूह का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से बस या रेल में एक साथ यात्रा करने वाले दो अपरिचित व्यक्ति भी जब साथ में अंतःक्रिया करेंगे तो समूह का निर्माण होगा, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। टी.बी. बॉटमोर ने अपनी कृति सोशियोलॉजी में लिखा है, सामाजिक समूह व्यक्तियों के संकलन को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा और संगठन होता है और उसके सदस्यों की चेतना का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इस प्रकार एक परिवार, गांव, राष्ट्र, मजदूर संगठन अथवा राजनीतिक दल एक सामाजिक समूह है। आर.बी. कैटल के अनुसार समूह व्यक्तियों के उस एकत्रीकरण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी का सहयोग लिया जाए। हैरी एम जॉनसन के अनुसार समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग आवश्यक है। मर्टन ने समूह निर्माण के लिए कुछ बातों का होना आवश्यक माना है। मर्टन की कृति है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। उन्होंने कौन सी बातों को या कौन से तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, वो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, इनमें सामाजिक संबंध का पाया जाना, यह संबंध व्यक्तियों में बार बार अंतःक्रियाओं से बनते हैं। थर्ड, व्यक्तियों के किसी समूह का सदस्य माना जाने के लिए आवश्यक है कि वे स्वयं अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समझें, उसके प्रति हम की भावना रखें। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझें। विलियम के अनुसार एक सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो परस्पर संबंधित क्रियाएं करते हैं और जो इस अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही स्वयं को या दूसरों के द्वारा मान्य होते हैं। सैंडरसन के अनुसार समूह दो या दो से अधिक उन व्यक्तियों का संग्रह है जिनके मध्य मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया का निश्चित प्रतिमान पाया जाता है।
वे अपने एक विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण अपने सदस्यों तथा सामान्य रूप से दूसरों के द्वारा ही एक वास्तविक वस्तु माने जाते हैं। बोगार्ड्स ने अपनी कृति सोशियोलॉजी में लिखा है, एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो, जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, जिनमें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हों। मेरिल तथा एल्ड्रिस की बुक है कल्चर एंड सोसाइटी। इनके अनुसार सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहा है और जो एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। हॉट एवं रीस के अनुसार समूह अंत्यक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। स्मॉल की बुक है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। इनके अनुसार समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी लघु या बृहद इकाई से है जिनके मध्य इस प्रकार के संबंध हों कि उन्हें एक संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। एडवर्ड सापिर के अनुसार समूह का निर्माण केवल इस तथ्य पर आधारित है कि कोई ना कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किसी सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे समूह की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है समूह के? व्यक्तियों का समूह। कोई भी समूह क्रिया अंतःक्रिया किन के मध्य होगी? व्यक्तियों के मध्य होगी। तो जब व्यक्ति नहीं होंगे तो समूह नहीं बन सकता। इसलिए प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी समूह निर्माण के लिए? ये समूह की विशेषताएं क्या हो गई? व्यक्तियों का समूह। दूसरी कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। तीसरी है सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो। विरोधी हित वाले व्यक्ति आपस में समूह का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि उनमें तो हमेशा टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। थर्ड है समूह में एकता। कोई समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती हो। इसके अभाव में समूह टूट जाता है। अतः सदस्यों में एकता एवं हम की भावना होना आवश्यक है। नेक्स्ट है ऐच्छिक सदस्यता। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है जिसमें उसके हितों, आवश्यकताओं, रुचियों की पूर्ति होती हो। नेक्स्ट है स्तरीकरण। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, वरन वे अलग अलग परिस्थितियों में भूमिका निभाते हैं। अतः समूहों में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है और इसी उतार चढ़ाव को या उच्चता या निम्नता के क्रम को हम क्या कहते हैं? स्तरीकरण का नाम देते हैं। सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श एवं प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जनरीतियों आदि का पालन करें। स्थायित्व। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है। समझौता। जब हम समूह के सदस्य बनते हैं तो उसकी स्थापना तभी संभव है जब उसके नियमों, उद्देश्यों, कार्यप्रणालियों को लेकर व्यक्ति आपस में समझौता करें। हर समूह का एक ढांचा होता है, सामाजिक संबंध होते हैं व्यक्तियों के मध्य, संबंधों में पारस्परिक जागरूकता भी पाई जाती है। तो ये हमने देखी समूह की विशेषताएं कि समूह में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब हम देखेंगे समूह निर्माण के आधार क्या हैं। हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य रहते हैं। तो समूह कौन कौन से हैं, तो उनके निर्माण के आधार क्या हैं। तो निर्माण के आधार यदि हम देखें तो हम उद्देश्यों के आधार पर हम देखते हैं तो सामान्य हित, सामूहिक चेतना, शारीरिक समीपता, समान भाषा, सामान्य निवास आदि का उल्लेख कर सकते हैं। सोरोकिन, जिमरमैन तथा गैल्पिन ने अ सिस्टमैटिक बुक इन रूरल सोशियोलॉजी में समूह निर्माण के निम्न आधारों का उल्लेख किया है। रक्त संबंध अथवा एक ही पूर्वज में विश्वास, विवाह, जादू टोने या धर्म में समान विश्वास, समान भाषा, सामान्य रीति रिवाज एवं रूढ़ियाँ, एक ही भूमि का स्वामित्व, पड़ोस, सामान्य व्यवसाय, एक ही स्वामी के अधीन कार्य करना, एक सामाजिक संस्था से संबंधित होना, पारस्परिक सहयोग, इन सब आधारों का सोरोकिन, जिमरमैन और गैल्पिन ने उल्लेख किया है। मर्टन ने भी समूह निर्धारण के 26 आधारों का उल्लेख किया है। अब समूहों का वर्गीकरण।
अब समूहों का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं? समाज में विभिन्न प्रकार के समूह पाए जाते हैं। इनका वर्गीकरण हम सदस्यों की संख्या, स्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा आदि के आधार पर करते हैं। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि जॉर्ज सिमर, जॉनसन तथा होमस ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। होमस ने स्वयं 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया। इनके अनुसार मनुष्य के समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूहों में के रूप में ही है। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर एवं पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया है। स्थायित्व के आधार पर समूहों को स्थायी और अस्थायी में बांट सकते हैं। हम की भावना के आधार पर समर ने हम समूह तथा बाह्य समूह में बांटा है। तो ये हमने समूह निर्धारण के आधार देखे। प्रकार्यात्मक आधार पर भी समूहों की बात की गई है। आकांक्षा के आधार पर मर्टन ने संदर्भ समूह की बात की है। तो अब हम आगे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात करेंगे।